नजीब को वापस लाने की लड़ाई, नजीब को ढूंढने की लड़ाई वो जेएनयू का कैंपस और देश भर के लोग लड़ते रह रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको समझने की बहुत ज़रूरत है कि आज 9 साल बाद भी हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पहले ही दिन से ये जांच का दायरा जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन से दिल्ली पुलिस, एसआईटी, क्राइम ब्रांच, सीबीआई तक पहुँची, लेकिन आज भी वो सवाल वहीं छूटा हुआ है कि वेयर इज़ आवर नजीब। लेकिन जिस तरीके से वो सवाल छूटा हुआ है उसी तरीके से उस नजीब को ढूंढ के लाने की लड़ाई को हम लोग कमज़ोर नहीं पड़ने देना चाहते हैं। उस लड़ाई को हम लोग और भी आगे मजबूती से जिस तरीके से लड़े थे उसी मजबूती से हम लोग आज भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे, और तब तक लड़ेंगे जब तक नजीब को हम लोग वापस ढूंढ करके नहीं लाते हैं। और आप देखिए कि जिस वक्त से नजीब नहीं मिल रहा है उस 15 अक्टूबर के एक रात पहले एबीवीपी के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का स्टूडेंट विंग है, एक दिन पहले नजीब के साथ एबीवीपी के 9 लोग माही मांडवी के हॉस्टल में उनके साथ मारपीट करते हैं। और उस दिन से हमने यही बात बोला कि उस 9 लोगों की जिस तरीके से पूछताछ होनी चाहिए, उस 9 लोगों की जिस तरीके से जांच होनी चाहिए, दिल्ली पुलिस ने पहले ही दिन से इंस्टेड ऑफ कि नजीब को ढूंढने के लिए लड़ाई लड़े, उसके लिए केस को मजबूत करे, उसने नजीब के उस पूरे केस को डिसमेंटल करने का कोशिश किया। और ये अलग अलग तरीके से हम लोग को समझ में आया। जब सीबीआई के पास इंक्वायरी पहुंचा तो सीबीआई ने साफ तरीके से बोला कि दिल्ली पुलिस ने जिस ऑटो वाले को कोर्ट में पेश किया था कि उस ऑटो में बैठ करके नजीब कैंपस से बाहर गया, सीबीआई की इंक्वायरी में साफ तरीके से पता चल गया कि दिल्ली पुलिस ने उस ऑटो वाले को ज़बरदस्ती वहाँ पे इम्प्लांट किया था। तो ये और अलग अलग समय पे कोर्ट ने भी इस बात को बोला कि पूरी की पूरी इंक्वायरी में जिस प्रकार की कमियां रही वो हमें देखने को मिला। और रिसेंट एक सेटबैक रहा हम लोगों के लिए, हमारे मूवमेंट के लिए, नजीब को ढूंढ के लाने के इस मूवमेंट को। सीबीआई ने जो क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट किया, उस प्रोटेस्ट पिटीशन के खिलाफ जो प्रोटेस्ट पिटीशन चल रहा था, 5 साल बाद दिल्ली के कोर्ट ने उस क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन हम लोग रुकने वाले लोग नहीं हैं और हम हमेशा फातिमा अम्मी के साथ पूरा जेएनयू खड़ा है। और इस क्लोजर रिपोर्ट को जो कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है उसको हम लोग आगे भी बातचीत कर रहे हैं और दिल्ली हाई कोर्ट में और आगे चल के जहाँ भी होगा उसको चैलेंज किया जाएगा। और आज के इस मीटिंग को बुलाने का मकसद भी यही था कि एक तरफ हम लोग सड़कों के आंदोलन में हमेशा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये आवाज़ संसद के भीतर भी गूंजे। मेरे ख्याल से ये उपयुक्त होगा कि सबसे पहले मैं हमारे विश्वविद्यालय की ओर से फातिमा जी से माफ़ी मांगूं। मैं जेएनयू प्रशासन का प्रतिनिधि नहीं हूँ और जिस संगठन का प्रतिनिधित्व मैं आज कर रहा हूँ उसका 2016 और अब तक उस प्रशासन से एक टकराव ही रहा है। लेकिन प्रशासन का हिस्सा नहीं भी होने के बावजूद उस विश्वविद्यालय और उस विश्वविद्यालय समुदाय के हिस्सा होने के कारण माफ़ी मांगना ज़रूरी है कि नजीब के साथ ऐसी घटना घटी जिसको 9 साल से फातिमा जी भुगत रही हैं। ये इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, कोई दो राय नहीं हो सकती कि जब घटना घटी उससे पहले जो कुछ हुआ और नजीब उसके बाद लापता हुआ, उस पूरी प्रक्रिया में प्रशासन का जो रवैया था, प्रशासन की जो भूमिका थी, उसका कहीं ना कहीं वो प्रशासन इस घटना के पीछे के लिए जिम्मेदार है
इसमें कोई दो राय मेरे ख्याल से नहीं है। ये कहा जा सकता है कि उसके साथ वो प्रशासन ने सीधे रूप में नहीं किया, लेकिन प्रशासनिक रवैया उसके वहाँ के जाने से पहले जो शाम को घटना घटी है उसके प्रति प्रशासन का जो रवैया था, और जब वो लापता हुआ उसके बाद भी जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उसमें बहुत खामियां रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं अगर माफ़ी मांग रहा हूं तो मैं इस विश्वास से माफ़ी मांग रहा हूं कि उस समय का विश्वविद्यालय प्रशासन और अभी का विश्वविद्यालय प्रशासन, ना उन्होंने 2016 में फातिमा जी से माफ़ी मांगा होगा और ना इन 9 सालों में आज तक माफ़ी मांगा होगा। अपनी जिम्मेदारी को आज तक उन्होंने स्वीकार नहीं किया होगा। मुझे पता नहीं है उनकी क्या बातचीत हुई है, लेकिन मेरे को पूरा विश्वास है कि कम से कम दिल से तो कभी माफ़ी नहीं मांगा होगा। इसलिए उस कमी को कुछ हद तक अगर हम पूरा कर सके, छात्र जो जेएनयू का समुदाय है, शिक्षक समुदाय है, उसकी तरफ से अगर हम उनसे माफ़ी मांग सके तो वो मांगना ज़रूरी है आज के अवसर पर। अब नजीब जो गायब हुआ उसमें हकीकत क्या है क्या नहीं है, बहुत लोग कह सकते हैं कि देखिए कोई सबूत तो है नहीं जिसके आधार पर कहा जा सके कि ये हुआ या ये नहीं हुआ। कोर्ट ने भी मान लिया कि कोई इस तरह का सबूत नहीं है जिसके आधार पर कोई कार्रवाई आगे और की जा सके। लेकिन सवाल ये आता है कि ये सबूत अगर नहीं है और अगर हमें अभी तक नहीं पता है कि नजीब को क्या हुआ, तो उसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं, उसका तो कम से कम सबूत है। नजीब की कहानी कोई अकेली कहानी तो नहीं है। हमने देखा है कि 2016 में जब नजीब के साथ ये हुआ, उससे कुछ महीने पहले से ही सरकार की तरफ से, मीडिया की तरफ से, कई राजनीतिक संगठनों की तरफ से हमारे विश्वविद्यालय पर एक अटैक हुआ। क्या क्या नाम दिया गया उसको, देशद्रोही है, ये है, वो है, और उसने एक माहौल तैयार किया जिसमें अक्टूबर 2016 में ये घटना घटी, जिसके बाद नजीब का हमको कोई पता नहीं है। वो घटना जो है जो 2016 में हुई और तब से लेके आज तक जो हम देश में देख रहे हैं, क्यों हमारे पास जानकारी नहीं होने के बावजूद भी ये विश्वास करने को तैयार नहीं है कि एक निष्पक्ष पूरे प्रयास किए गए हैं नजीब को ढूंढने के लिए और ये पता करने के लिए कि उसके साथ क्या हुआ। वो इसलिए है क्योंकि हमारे पास एक लंबा चिट्ठा है सबूत का, जो ये बताता है कि चाहे जेएनयू का प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे न्यायिक प्रक्रियाएं हो, हमने देखा है कि निष्पक्ष रूप से कोई भी संस्था अब काम नहीं करती। किसके साथ क्या रवैया होगा वो ये तय करता है कि उसके राजनीतिक विचार क्या है या उसका धर्म क्या है। निष्पक्ष रूप से कानून को केवल लागू किया जा रहा है हिंदुस्तान में, ये कहना अब असंभव है। तो जब ऐसी प्रक्रिया है, जब ये हकीकत है हमारे सामने और हमने इसका असर और देखा है, नजीब का तो खबर नहीं है, उमर खालिद कैसे गायब हुआ उसका तो खबर है, शर्जील इमाम कैसे गायब हुआ, वो भी हमारे विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं।
उसका तो हमें खबर है। और कितने और प्रक्रियाएं हम देख चुके हैं। बीच बीच में न्यायपालिका टिप्पणी तो कर देती है कि जो पुलिस है, बाकी सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो उनके कामकाज के जो तरीके हैं उसमें गड़बड़ है, दिक्कत है। लेकिन न्यायपालिका भी सबको न्याय तो दिला नहीं पाती। हम तो जानते हैं कि जो लोग 5 साल, 6 साल, 7 साल से जेल में बंद हैं, हमें तो जानकारी है कि वो एकदम बेकसूर है, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। और कोई भी समझदार आदमी इन प्रक्रियाओं को देखे तो वो जानते हैं कि ये सब बेकसूर है। तो जब उनको न्याय नहीं मिल पाया, उनके साथ यहाँ तो पुलिस को एक कार्रवाई करनी थी, सीबीआई को एक कार्रवाई करनी थी किसी को ढूंढने के लिए, उसके साथ क्या हुआ पता करने के लिए। जहां आपने खुद ही तय किया कि कार्रवाई करनी है, जब वहां आप निष्पक्ष नहीं हो पाए, जहां आपने उस प्रक्रिया का एक तरीके का राजनीतिकरण होने दिया, जिसमें आप उन राजनीतिक शक्तियों के हाथ में खिलौना बन गए जो एक विशेष तरीके की राजनीति देश में फैला रहे हैं, तब उसी जांच एजेंसियां जो है, उन्होंने नजीब के मामले में पूरा प्रयास किया, निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन किया। इसको हम कैसे मान लें? ये सबूत तो है हमारे पास। उमर खालिद कितने सालों से जेल में बंद है, शर्जील इमाम कितने सालों से जेल में बंद है, ये तो सबूत हमारे पास है। और ये सबूत बताता है कि ये एजेंसियां, पुलिस और अन्य एजेंसियां और न्यायिक प्रक्रियाएं भी जो है किस तरीके से काम कर रही हैं। उन प्रक्रियाओं के माध्यम से नजीब को ढूंढने का पूरा प्रयास हुआ हो और उसके साथ क्या हुआ उसका पूरी जानकारी प्राप्त करने का पूरा प्रयास हुआ हो, ये विश्वास नहीं किया जा सकता। इसीलिए न्यायपालिका कह सकती है कि क्लोजर, रिपोर्ट को मान सकती है कि क्लोजर हो गया, लेकिन हम नहीं मान सकते, जेएनयू का समुदाय नहीं मान सकता है, और कोई भी सोचने वाला इंसान जो है इसको मान नहीं सकता। नजीब की अम्मा ने 9 साल से अपना प्रयास नहीं छोड़ा, अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, हिम्मत नहीं हारी कि वो नजीब को ढूंढने के लिए, उसके साथ क्या हुआ पता करने के लिए उनका प्रयास जारी है, उनका संघर्ष जारी है। हम तो केवल ना, हम सब उनके साथ इस संघर्ष में हैं। हम ये भी कहेंगे कि उनका जो संघर्ष है वो हमारे लिए एक प्रेरणा है। आज जो देश के हालात हैं, जो ये एक नजीब की कहानी, एक बड़ी कहानी का हिस्सा है, वो हालात तो बदलने चाहिए, और वो हालात बदलेंगे तो नजीब का क्या हुआ, नजीब के साथ क्या हुआ, उसको भी पता करने की संभावनाएं बनती है। तो वो हालात बदल करने की तो एक लड़ाई चल रही है और हम सब उसके हिस्से हैं, और उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए इनका जो संघर्ष है 9 साल का, वो हमारे लिए एक प्रेरणा है। इसलिए हम ना केवल उनके साथ हैं, उनके पीछे हैं, लेकिन उनसे प्रेरणा लेके भी इस लड़ाई, इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। इतना ही वादा मैं आज इस कार्यक्रम में माध्यम से उनको कर सकता हूँ। शुक्रिया इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि नजीब की आंदोलन 9 साल से हम लोग जारी रखे हैं, और सरकार भी अपने तरफ से 9 साल से इस आंदोलन को मिटाने के लिए, लोगों के याद से इसको मिटाने के लिए भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है।
इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि लोग जब अम्मी की बात सुनने या इस आंदोलन की बारे में जब भी जिक्र होती है या आंदोलन को आगे ले जाने की जब भी जिक्र होती है, यही लोग हैं जो शामिल होते हैं और यही ताकत देता है अम्मी को भी, और अम्मी का लड़ाई है जो हमें भी ताकत देता है। मैं इस बात को तमामों बार अम्मी से कहा हूँ, हम लोग शायद लड़ लेते, बट ये आपकी लड़ाई है, आपकी ज़िद है जो हमें भी ताकत देता है कि डटे रहो, लड़ते रहो, न्याय मिलेगा। न्याय मिलने के लिए, न्याय मांगने के लिए, न्याय को छीन के लेने के लिए भी। न्याय देने वाले नहीं है, साफ है। पहले दिल्ली पुलिस, स्पेशल सेल, सीबीआई, तमाम संस्थाएं जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, सारे जानकारी मीडिया के सामने है, जनता के सामने है। जिस तरीके से गुमराह किया गया सामने है, बट किस साजिश के रूप में किया गया, उस राजनीति को पहचानना और उसको पहचानते हुए एक आंदोलन को जिंदा रखना ताकि हमारा नजीब हमें वापस मिल जाए। नदीम भाई ने तमाम चीज़ों के कोर्ट के बारे में जिक्र किया। मेरे याद में कुछ चीज़ें ऐसी आती है जो कई बार मैं मुस्कुराता हूँ, हंस देता हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि वो हमें निस्सहाय बनाना चाहते हैं। कोविड के दौरान जिस कोर्ट रूम में नजीब की केस सुनवाई हो रही थी, कई सालों के लिए उस कोर्ट रूम में, कई महीनों के लिए जज की नियुक्ति नहीं हुई। अगर जज की नियुक्ति हुई तो उनके लगातार ट्रांसफ़र होता रहा। अब ये औपचारिक है या एडमिनिस्ट्रेटिव है या इंटेंशनल है, मैं नहीं जानता, बट एक आम इंसान के लिए जो हर तारीख में मौजूद होते थे नजीब के केस के लिए, और जब हमें पता चलता था कि 3 जज के सामने पूरी बहस हो चुकी है, शायद 2 जज के सामने, और जज की तबादला हो गई। अब हम ये माने कि यह इंटेंशनल है, क्या ये माने ये कोइंसिडेंशियल है, या माने कि बस एडमिनिस्ट्रेटिव है। कानून का इस्तेमाल अन्याय को बढ़ाने के लिए ना किया जाए, कानून का इस्तेमाल इंसाफ को बढ़ाने के लिए ना किया जाए। कानून का इस्तेमाल अगर न्याय दिलाने के लिए होता तो शायद ये वक्त जो हम लोग नजीब को वापस लाने के लिए, नजीब की उस आंदोलन को ज़िंदा रखने के लड़ रहे हैं 9 साल के बाद, शायद ज़रूरत नहीं पड़ता। हमें भी अच्छा नहीं लगता कि ये याद करें कि 8 साल हो गया, 9 साल हो गया, क्योंकि ये कोई अच्छा लगने वाली बात शायद है नहीं, ये दुख की बात है। जो लोग करीबी से जानते हैं कि क्या दर्द अम्मी ने और उनके परिवार ने झेला है, देखा है, उनके लिए यही रहता कि बस आज दरवाज़ा खटखटाया जिसने है वो नजीब अहमद हो। मैं तो जानता हूँ, अम्मी के घर भी मैं कई बार गया हूँ। जो भी अम्मी के घर जाते हैं, पहला चीज़ अम्मी पता है क्या करती है? पानी भी नहीं पिलाती है, पहले नजीब के कपड़े दिखाती है, नजीब के कमरे पे ले जाती है, नजीब के उन सारे तस्वीरों को दिखाती है, क्योंकि वो भूलना नहीं चाहती। और जब भी हम इस आंदोलन को जिंदा रखते हैं, हम भी उस आंदोलन को और नजीब को भूलना नहीं चाहते हैं और भुलाना भी नहीं चाहते हैं। ये मकसद है आंदोलन का कि ये सरकार, ये स्टेट कितना भी कोशिश कर ले कि लोगों के मेमोरी से इसको मिटाने के लिए, ये मान लीजिए हमारे पास उससे ज़्यादा जज्बा है इसको ज़िंदा रखने के लिए। हो सकता है आज कम लोग हो सकता है और कम लोग होगा, हो सकता है हम पे ज़्यादा जुल्म करे, हो सकता है तमाम ऐसे लोगों के साथ जुल्म करेंगे तो तमाम आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है किसी एक का आंदोलन कमज़ोर होगा, उन आंदोलनों को मिला के इस आंदोलन को भी मजबूत करेंगे। मुझे लगता है उस आंदोलन को ईमानदारी, इस आंदोलन का वो लोगों के बीच में, आप सोचिए, मेरा नाम इंसाई बालाजी है, अगर मैं गायब होता कोई यूनिवर्सिटी से, क्या हलचल होती? क्या कोई कहता मैं ISIS ज्वाइन किया हूँ? कोई कहता कि मैं जाके कोई ऑटो में जामिया चला गया हूँ? क्या होता? नाम का फ़र्क है। और ये भी बात है, इस बात को हम भूलते नहीं हैं कि JNU पढ़ने आया था, JNU में नजीब अहमद पढ़ने आया था, और नजीब को ना ढूंढने में
सरकार ये भी मैसेज देना चाहता है कि हिम्मत मत करना कि जेएनयू जैसे संस्थान में पढ़ने जाओगे, अगर एबीवीपी के लोग तुम पे हमला करेगा, उम्मीद मत करना न्याय मिलेगा। सोचिए, उन एबीवीपी के तमाम लोगों के नाम की जिक्र कहीं नहीं होती है। पुलिस ने उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन तक नहीं किया, उनसे ये नहीं तक पूछा कि कोई फुटबॉल खेल रहा था, कोई वॉलीबॉल खेल रहा था, सच में वो खेल रहे थे। और जिस वार्डन ने अचानक उसको याद आया, हाँ मैंने नजीब को देखा ऑटो में जाते हुए, आपने उनसे पूछा सच में वो घर में थे उस वक्त में? मैं इसीलिए सारे बातों का जिक्र करना चाहता हूँ क्योंकि वो बुलाना चाहता है, हम भूलना नहीं चाहते। ये आंदोलन का ताकत है कि आपकी एकता, ये आंदोलन का ताकत है कि सड़क पे, मुझे अभी भी वो दिन याद है जब अम्मी को यही इंडिया गेट के सड़क से दिल्ली पुलिस ने खींच के लेके गया था, और देश भर के छात्र, उन्होंने ये नहीं देखा कि आपका नाम क्या है, उन्होंने देखा हमारा स्टूडेंट नजीब अहमद एक कैंपस से गायब हुआ और दिल्ली पुलिस उसकी माँ को न्याय नहीं बल्कि अन्याय कर रहा है, हम उतरेंगे। और ये स्टूडेंट्स की ताकत थी कि आज भी कोई इस आवाज़ के लिए खड़ा होता है। भले ही मैं कई बार कहता हूँ कुछ लोगों के लिए औपचारिकता हो सकता है कि नजीब के आंदोलन में चलिए हमको आवाज़ बुलंद करना है, बट उन लोगों के लिए औपचारिकता हो ही नहीं सकता है जिनके लिए ये जीवन मरण से ज़्यादा है। एक बेटे की, एक दोस्त की, एक भाई की, एक परिवार की और एक संस्था की लड़ाई है कि हमारे बीच में से एक स्टूडेंट गायब हुआ, दिल्ली के बीच में से, जहाँ से पार्लियामेंट मुश्किल से 13 किलोमीटर दूर होगा, जहाँ से प्रधानमंत्री का घर मुश्किल से 7-8 किलोमीटर दूर होगा। उस पूरे इलाके में दिल्ली पुलिस के लोग रहते हैं। और जब हाईकोर्ट ने फटकार किया, आप सोचिए मजाक क्या होता है। मजाक ये होता है कि जब हाईकोर्ट ने फटकार लगाया था कि नजीब को जाओ ढूंढो, हजारों फौज पुलिस की जेएनयू आई थी। और मजाक क्यों कह रहा हूँ मैं, वो बिस्तर के नीचे देख रहे थे, वो अलमारा में देख रहे थे, मेरे कमरे में आए थे, मेरे जैसे तमाम लोगों के कमरे में गए थे, पूछे यहाँ नजीब है क्या। ये मजाक था कि जब ढूंढना था आपको, तब आप अम्मी पे दबाव बना रहे थे कि एफआईआर मत दर्ज करें। जब ढूंढना था आपको, आप अम्मी पे और तमाम छात्रों पे डंडे बरसा रहे थे। जब आपको मजबूर किया कानून प्रक्रिया में कि आपको ढूंढना है, आपने उसको मजाक बनाया। इसलिए मैंने शुक्रिया अदा किया कि आप लोगों ने इसको मजाक नहीं बनने दिया। ये मजाक नहीं है बोल के साबित करते रहे हर साल कि ये लड़ाई नजीब की अकेले की नहीं है, ऐसे तमाम हजारों लाखों करोड़ों लोगों के देश में है जिसकी आवाज़, जिसके लिए तमाम लोग खड़े रहेंगे। इस बात के लिए नहीं क्योंकि उनको मालूम है आज नजीब हो सकता है, कल कोई भी हो सकता है। अगर ये रवैया सरकार की रहेगी, ये रवैया स्टेट का पुलिस का रहेगा कि इस नाम पे किसी को ढूंढने से मना कर देगा क्योंकि उनका नाम नजीब है और जेएनयू में पढ़ने आया था, क्योंकि एबीवीपी ने उस पर हमला किया और पता चलेगा कि एबीवीपी के लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करना पड़ेगा, तो एक ऐसा लोकतंत्र है, एक ऐसा न्यायपालिका है, एक ऐसा व्यवस्था है। एक नजीब को, एक छात्र को जो जेएनयू में पढ़ने आया था, जिसका सपना था कि वो इंजीनियर बनेगा और अपने माँ को जीवन भर का ख्याल रखेगा, आज वही माँ, वही परिवार, वही दोस्त, वही छात्र इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि उस आंदोलन को मिटाना नहीं चाहते, मिटने नहीं देंगे और इसको और बढ़ाएंगे। जब तक हमें जवाब नहीं मिलेगा, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हमें इसका इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक हम लड़ेंगे। बस इतना ही मैं वादा करना चाहता हूँ और तमाम लोगों से भी वादा चाहता हूँ कि जब तक है जान तब तक लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं और एकजुट होकर न्याय के लिए हमेशा रहेंगे।